स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स की न्यू बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग आर्टिकल 2.9 पढ़ेंगे जिसका नाम है इन इलास्टिक प्लेन इन वन डिमेंशन। इन इलास्टिक प्लेन का मतलब क्या होता था हमारे पास कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती और मोमेंटम कंजर्व रहता है। इन वन डायमेंशन यानी कि हमारे पास अगर बॉडी जो है m1 है और m2 है वो सेम लाइन में मूव कर रही है। m1 जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करती है, m2 जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव करती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन जो जिसमें बॉडी m1 और m2 स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इन इलास्टिक प्लेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन डायग्राम्स को समझ लेते हैं कि बिफोर प्लेन हमारे पास जो m1 है जो वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव करती है और m1 का जो मैस है वो लाइटर है, और जो हमारे पास m2 जो है वो v2 के साथ मूव करती है और m2 का जो मैस है हमारे पास ज़्यादा है। कोलिजन के बाद हमारे पास m1 जो है वो m2 में स्टक हो जाती है। इस डायग्राम को समझने के लिए हम लोग बुलेट्स और वुडन कोर की एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हमारे पास एक बुलेट जो है वो वुडन कॉर्क के साथ कोलाइड करती है, तो यानी कि हमारे पास हम लोग एक वुडन कॉर्क की तरफ बुलेट शूट करते हैं और वो वुडन कॉर्क में जाके लगती है, तो हमारे पास जो बुलेट होती है हमारे पास वो वुडन कॉर्क में स्टक हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बुलेट को m1 का नाम दे देते हैं और वुडन कॉर्क को m2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास कोलिजन से पहले जो बुलेट की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुलेट जो है वो मूव करती है वुडन कॉक की तरफ, लेकिन जब वो वुडन कॉक के साथ कोलाइड करती है तो जब उसमें स्टक हो जाती है तो उस बुलेट की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि हमारे पास एक वुडन कॉक भी मूव कर रहा है और एक बुलेट भी उसके साथ मूव कर रही है। तो जब बुलेट जो है वुडन कॉक के साथ कोलाइड कर जाती है तो बुलेट जो है वुडन कॉक में स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से जब उस कोलाइन के बाद हमारे पास यह स्टक होने के बाद जो बुलेट है जो वुडन कॉक है वो हमारे पास वेलोसिटी v(f) के साथ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो m1 को हम लोगों प्रोजेक्टाइल करते हैं और m2 को हम लोगों ने जो है वो टारगेट कंसीडर कर लिया है। यानी कि m1 हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है, बुलेट है, वो जब हम लोग उसको शूट करते हैं तो m2 हमारे पास जो टारगेट होता है हमारा, यानी कि हम लोगों ने m2 के ऊपर, जिसको हम लोगों ने वुडन कॉक कंसीडर किया है, उसके ऊपर जो है बुलेट को शूट करना है। यहाँ पर हमारे पास जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है क्योंकि कोलिजन से पहले जो बुलेट है हमारे पास उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब वो वुडन कॉक के साथ कोलाइड कर जाती है तो वुडन कॉक और बुलेट की जो वेलोसिटी होती है वो कोलिजन से बिफोर वाली वेलोसिटी से बहुत कम होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो कोलिजन हो रही है वो इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है। इन इलास्टिक कोलिजन वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक टेनिस बॉल है, जब हम लोग उसको मार्बल फ्लोर पर गिराते हैं तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है क्योंकि अब वहाँ पर हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ पर भी हमारे पास जब हम लोग एक बुलेट को वुडन कॉक के ऊपर शूट करते हैं तो हमारे पास, अब देखें, हम लोगों ने एक बुलेट है उसको शूट किया है वुडन कॉक के ऊपर। बुलेट हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, वुडन कॉक हमारे पास टारगेट है, तो हमारे पास आवाज़ तो आएगी और आवाज़ आएगी जब हमारे पास तो हमारे पास साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। फिर हमारे पास जब बुलेट जो है वुडन कॉक के साथ ऊपर जब हम लोग शूट करेंगे तब वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास हीट एनर्जी भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वो कोलिजन के बाद जो है वो हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास कम आएगी। तो इसलिए हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, यानी कि बिफोर कोलिजन जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी जो है वो कम होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यही चीज़ लिखी है कि कंसिडर टू बॉडीज़ हैविंग मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, यानी कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं m1 और m2 जो v1 और v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, सेम लाइन में मूव कर रही हैं, सच दैट v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से, यानी कि हमारे पास v1 की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है v2 से। यानी कि देखें, बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वुडन कॉर्क से, लेकिन वुडन कॉर्क की जो वेलोसिटी होगी जिसको हम लोगों ने m2 का नाम दिया है वो कम होगी। तो लेकिन v1 का जो है मैस तो कम होगा लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और m2 का जो है वो मैस ज़्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी
कम होगी, M2 का मैस ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। M1 जो बुलेट है हमारा पास उसका मैस कम होगा लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सच केसेस M1 इज़ रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल। हमारे पास M1 जो है हम उसको प्रोजेक्टाइल रिगार्ड करते हैं एंड M2 एज टारगेट, उसको M2 को टारगेट रिगार्ड करते हैं। आफ्टर टाइम t हमारे पास बोथ द बॉडीज मेन एंड इनलास्टिक कोलिजन, टाइम टी के बाद हमारे पास ये जो दोनों बॉडीज़ हैं वो इनलास्टिक कोलिजन जो बनाती हैं इन एंड स्टिक टुगेदर, एक दूसरे का स्टिक हो जाती हैं। लेट द कंबाइंड मैस बिकम, हमारे पास अब देखें हमारे पास M1 जो M2 के साथ स्टिक होगी तो हमारा स्टिक के होने के बाद जो बॉडी बनेगी हमारे पास वो ये बनेगी, यानी कि हम जब M1 M2 के साथ स्टिक होगी तो हमारे पास उसके बाद जो बॉडी आएगी उसका मैस M1 और M2 को प्लस करने से आएगा, तो हमारे पास स्टिक होने के बाद जो बॉडी बनेगी उसका जो मैस होगा वो M1 प्लस M2 होगा और वो फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। और विच मूव्स विद फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी कि हमारे पास ये बॉडी जो है वो आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो है वो एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, तो इसलिए हम लोग बिफोर कोलिजन जो है M1 का भी मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और M2 का भी मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो बॉडी M1 प्लस M2 है इसका भी मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंटम हमारे पास आपको पता है कि P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम जो है मैसर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो हमारे पास बिफोर कोलिजन जो M1 है उसका मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू M1 और V1, और हमारे पास M2 का जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो होगा M2 V2। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम होगा बॉडी का वो M1 प्लस M2 VF होगा। तो इसलिए हम लोगों ने बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है हमारे पास द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा जो कि M1 V1 प्लस M2 V2 के इक्वल होगा। जब दोनों बॉडीज़ जो है स्टिक हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास जैसे बुलेट और वुडन कॉक जो स्टिक हो गए M1 और M2 स्टिक हो गए और VF वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो हमारे पास कंबाइंड मैस जो है M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल मैस ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास होगा P फाइनल इंटू M1 प्लस M2 VF। हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास यही होता है कि जो बॉडी का टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का कोलिजन से पहले वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो हम लोगों ने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अप्लाई करना है, तो टोटल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया, आफ्टर कोलिजन ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया। फिर हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का कोलिजन से पहले वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम के इक्वल आएगा। तो हम लोग कैसे लिख देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास जो आ जाएगा वो ये होगा, सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द बाल्स इज कंजर्व्ड। तो हमारे पास जो दोनों बाल्स का जो मोमेंटम है कंजर्व्ड आ जाएगा। तो यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन जो है वो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर M1 V1 प्लस M2 V2 को इक्वल करके इंटू M1 प्लस M2 इंटू VF लिखेंगे। फिर हम लोग वहाँ से VF फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो M1 V1 प्लस M2 V2 है ये हमारे पास टोटल मोमेंटम है सिस्टम का कोलिजन से पहले, और M1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू VF, M1 प्लस M2 और VF हमारे पास ये टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर आफ्टर कोलिजन के, यानी कि हमारे पास जो सिस्टम का पहले वाला कोलिजन है और मोमेंटम है कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है और कोलिजन से बाद वाला मोमेंटम है वो इक्वल आते हैं, यानी कि दोनों बाल्स का जो मोमेंटम है कंजर्व रहता है। यहाँ से हम लोगों ने VF फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग इन दोनों टर्म्स को एक्सचेंज करेंगे। तो हमारे पास हम लोग ने पहले M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू इंटू M1 प्लस M2 इंटू VF लिखा था। अब हम लोग इंटू M1 प्लस M2 VF को M1 V1 प्लस M2 V2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी यानी कि कॉमन फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों जो है वो VF को सेपरेट करने के लिए M1 प्लस M2 की जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो M1 V1 प्लस M2 V2 हमारे पास ओवर किसके आ गया, M1 प्लस M2 के इक्वल आ गया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास m1v1 जो है वो भी m1 प्लस m2 के साथ डिवाइड हो रहा है, m2v2 जो है वो भी m1 प्लस m2 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो आ गई वो हमारे पास किसकी इक्वल आई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई m1 ओवर m1 प्लस m2v, फिर हमारे पास v1, फिर हमारे पास m2 ओवर m1 प्लस m2 और v2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास m1 प्लस m2 जो है वो आफ्टर कोलेन बॉडी का मैस है, यानी कि हमारे पास कोलेन के बाद जब बॉडीज जो है एक दूसरे में स्टक हो जाती हैं तो हमारे पास उसका जो मैस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि हमारे पास कोलेन से पहले तो ये एक बॉल थी, यानी कि m1 था वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और ये m2 था। ठीक है, m2 जो है हमारे पास लार्ज था, ये m1 था, ये m2 था। m2 हमारे पास जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। जब m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोगों ने m1 को बुलेट के तौर पर कंसीडर किया था और m2 को वुडन कॉर्क के तौर पर कंसीडर किया था, तो बुलेट की वेलोसिटी जो है वुडन कॉर्क की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होती है। तो m1 जो है वो m2 में जब स्टक हो जाएगा तो हमारे पास से ये चीज़ बन जाएगी, और इस चीज़ का मैस हमारे पास जो है m1 प्लस m2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये जो बॉडी है वो v-f वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब देखिए हमारे पास ये जो मैस है जो कि हमारे पास m1 प्लस m2 बना है, इसकी जो ये मैस जो है वो m1 प्लस m1 मैस से बहुत ज़्यादा है। यानी कि अब देखें हमारे पास जब बुलेट जो है वो एक वुडन कॉक में स्टक हो जाती है तो बुलेट और वुडन कॉक का जो मैस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारे पास जब एक बुलेट अकेली होती है तो उसका मैस जो है वो उतना नहीं होता ना, जितना मैस बुलेट और वुडन कॉक के स्टक होने से बनता है। तो हमारे पास ये जो m1 प्लस m2 है ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव है बनिस्बत m1 के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं m1 प्लस m2 जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मैसिव है बनिस्बत m1 के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है फाइनल वेलोसिटी वाला आया, इसमें m1 प्लस m2 ये तो बहुत ज़्यादा मैसिव है, लेकिन ये ओवर में आ रहा है, यानी कि ये नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैसिव है, लेकिन ये ओवर में आ रही है। तो यानी कि हम लोग जिस एक्सप्रेशन में बहुत मैसिव चीज़ जो है वो ओवर में आए, तो फिर उस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसकी वैल्यू बहुत कम आती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बहुत कम आएगी, क्योंकि m1 प्लस m2 जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है और लेकिन ये ओवर के नीचे है। तो हमारे पास जब जिस भी एक्सप्रेशन में एक बहुत ज़्यादा मैसिव और ग्रेटर चीज़ जो आती है, अगर वो हमारे पास ओवर के नीचे आए तो उस एक्सप्रेशन में हम लोग जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। तो इस एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो बहुत कम आएगी, क्योंकि फिर जब हमारे पास एक बुलेट है जो वो कोलेन से पहले बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करती है, लेकिन हमारे पास कोलेन के बाद जब वो वुडन कॉक के साथ कोलाइड कर जाती है तो उस बुलेट की जो स्पीड होती है, यानी कि उस बुलेट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उस फाइनल वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कोलेन के बाद कम आती है। तो स्टूडेंट्स इनइलास्टिक कोलेन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि इक्वेशन 1 जो है हमारे पास गिव द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलेन। इन इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये हमें कॉमन वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि वी एफ प्रोवाइड करती है आफ्टर कोलेन इन इलास्टिक कोलेन इन वन डायमेंशन। यानी कि हमारे पास इन इलास्टिक कोलेन जो होती है वन डायमेंशन में, उसमें हमें जो वी एफ जो होती है वो कॉमन वेलोसिटी प्रोवाइड करती है आफ्टर कोलेन के। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास इलास्टिक कोलेन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने स्पेशल केसेस पढ़े थे, इस तरह इन इलास्टिक कोलेन इन वन डायमेंशन में भी हमारे पास एक स्पेशल केस दिया गया है। हमें बताया गया है कि स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब टारगेट m2 है जब वो रेस्ट पे होता है तो वो उसकी जो वेलोसिटी v2 होती है वो 0 होती है। तो तब हमारे पास फिर फाइनल वेलोसिटी क्या आती है। स्पेशल केस में हमारे पास यही चीज़ बताई गई है कि हमारे पास अगर जो एक बॉडी m2 है जब वो रेस्ट पे होती है तब उसकी जो वेलोसिटी v2 होती है वो 0 होती है, और m1 जो है वो वेलोसिटी v1 के साथ उसके साथ कोलाइड करती है। तो कोलाइन के बाद हमारे पास m1 जो है वो प्लस m2 हो जाता है, क्योंकि कोलाइन के बाद जो v1 है वो m1 जो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो m2 के अंदर स्टक हो जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि अगर
एक वुडन कॉर्क की एग्जांपल लें। एक वुडन कॉर्क बड़ा होता है और जब हम लोग उसमें एक बुलेट शूट करते हैं तो वो बुलेट और वुडन कॉर्क जो है वो आपस में स्टक हो जाते हैं, और स्टक होने के बाद वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं वो होती है फाइनल वेलोसिटी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जो अब इसको कंसिडर कर लें, M1 जो है वो बुलेट शूट का मैस है और जो M2 है वो वुडन कॉर्क का मैस है। जब हम लोगों ने एक बुलेट जो है वुडन कॉर्क में शूट की तो अब जो बुलेट जो है वुडन कॉर्क में जाके स्टक होगी, तो फिर हम लोग उन दोनों के जो मैसेज को M1 और प्लस M2 लिख देते हैं, और एक दूसरे के अंदर स्टक होने के बाद तो वुडन कॉर्क और जो बुलेट जो है वो फाइनल वेलोसिटी VF के साथ मूव करते हैं। अब हमारे पास जब ये फाइनल वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी डिराइव की है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2 V2 है। तो हमारे पास जैसा उन्होंने कहा है कि V2 यानी कि M2 की जो वेलोसिटी V2 होती है बिफोर कोलिजन हमारे पास जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पर V2 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय पुटिंग V2 इज इक्वल टू 0 वी गेट, बाय पुटिंग V2 इज इक्वल टू 0 हम लोग क्या गेट करते हैं कि यहाँ पर जब V2 की वैल्यू जो है वो 0 पुट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो VF है वो इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर इम्प्लाइज डालकर हम लोग लिख सकते हैं कि VF जो है हमारे पास M1 ओवर M1 पॉजिटिव M2 V1 और प्लस 0। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये जो मैस M1 है वो इस मैस बिफोर कोलिजन जो M1 का मैस है वो हमारे पास आफ्टर कोलिजन M1 और प्लस M2 के मैस से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो M1 और प्लस M2 है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है M1 से, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बुलेट जो है वो M1 जो है वो एक बुलेट का मैस ले लें। बुलेट जो है वुडन कॉर्क के अंदर स्टक होती है, तो उनको दोनों बुलेट को और वुडन कॉर्क का जो मैस होता है आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा मैसिव बन जाती है वो चीज़। लेकिन हमारे पास अकेली जो बुलेट होती है उसका मैस कम होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि M1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है M1 और M प्लस M2 से। तो स्टूडेंट्स देखेंगे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास M1 प्लस M2 जो है वो हमारे पास वो डिनोमिनेटर में दिया गया है, और जिस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास जो ग्रेटर थिंग है, यानी कि हमारे पास जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ग्रेटर थिंग है वो अगर नीचे दी गई हो तो हमारे पास उस एक्सप्रेशन में जो चीज़ हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग VF फाइंड कर रहे हैं, लेकिन M1 प्लस M2 हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, तो हमारे पास जो VF जो है वो बहुत कम आएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो बहुत कम आएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यही पढ़ा था कि इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ओरिजिनल वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा कम आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ बनकर आ गई कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ से बहुत, यानी कि ओरिजिनल वेलोसिटी से बहुत कम होगी। तो स्पेशल केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक मैस था M1 जो V1 वेलोसिटी के साथ M2 की तरफ मूव कर रहा था, और फिर जब यानी कि इस यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को समझने के लिए जो है ये डायग्राम बनाई है, लेकिन आप लोगों ने ये डायग्राम अपने नोट्स में नहीं बनानी, क्योंकि ये डायग्राम आपकी बुक पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये अलग से डायग्राम बनाई गई है। अब देखिए हमारे पास जब M1 जो है वो M2 की तरफ मूव करता है तो फिर M1 और M2 आपस में स्टक हो जाते हैं। इसको इस दोनों मैसेज के स्टक होने को समझने के लिए हम लोगों ने बुलेट और वुडन कॉर्क की एग्जांपल ली थी कि जब हम लोग बुलेट को शूट करते हैं वुडन कॉर्क के ऊपर, तो बुलेट और वुडन कॉर्क जो है वो आपस में स्टक हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से बुलेट और वुडन कॉर्क का मैच जो है वो M1 प्लस M2 बन जाता है, यानी कि वो बुलेट और वुडन का कॉर्क का जो मैस आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा फिर वो बॉडी मैसिव हो जाती है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जो वुडन कॉर्क जो है वो जिसका मैस M2 हम लोगों ने लिया है वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी V2 है, और जो हमारे पास M1 जिसको हम लोगों ने बुलेट कहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं, कोलाइजन के बाद स्टक हो जाती हैं, तो इनका जो मैस है M1 प्लस M2 हो जाता है, और कोलाइजन के बाद ये दोनों VF वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने VF को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन अभी डिराइव की थी वही हम लोगों ने यूज़ की है कि VF इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 V1
प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। हमारे पास यहाँ पे v2 हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, क्योंकि v2 जो है वो m2 की वेलोसिटी है जो कि 0 के इक्वल है। तो हम लोगों ने जब इस यहाँ पर v2 जो है वो पुट किया तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो जब हम लोगों ने यहाँ पर बाय पुटिंग v2 इज इक्वल टू 0 जो चीज़ हम लोगों ने गेट की है वो ये हमारे पास है, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो m1 प्लस m2 है, यानी कि मिसाल के तौर पर वुडन कोर को जो बुलेट का मैस है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत m1 से। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा कि m1 प्लस m2 बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है m1 से। तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि जिस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ये जो बड़ी चीज़ है जब वो डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी कि वो जब वो नीचे आ जाए, तो फिर हमारे पास जो चीज़ हम लोग उस एक्सप्रेशन में हम लोग जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं वो कम आएगी। यानी कि हमारे पास m1 प्लस m2 ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है बनिस्बत m1 के। तो हम इस एक्सप्रेशन में m1 प्लस m2 ये जो बड़ी वैल्यू है वो नीचे आ गई है। फिर इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने vf फाइंड करना है, तो इसलिए वहाँ पर vf की वैल्यू जो बहुत कम आएगी। तो vf की वैल्यू हमारे पास v1 से ऑटोमेटिकली बहुत कम आ जाएगी, क्योंकि m1 प्लस m2 जो एक मैसिव वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में नीचे आ रही है ओवर के। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी रीजनल वेलोसिटी से कम आएगी। तो हमारे पास जो इनइलास्टिक कोलिजन है वो यहाँ पर कम्प्लीटली एक्सप्लेन हुआ कि इनइलास्टिक कोलिजन तो हमारे पास वही थी ना कि जिसमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के से कम आती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो m1 और m2 के ओवर में के नीचे होने की वजह से ऑटोमेटिकली कम आएगी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि दिस शोज दैट फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो इज लेस देन ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ मैस m1, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो m1 की वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी से जो कम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, m1 को हम लोगों ने बुलेट कंसीडर किया था। जो बुलेट जब है कॉर्क के साथ कोलाइड करेगी और उसमें स्टक हो जाएगी तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन कोलिजन से पहले वुडन कॉर्क से कोलाइड करने से पहले बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए और बुलेट को हम लोगों ने m1 कंसिडर किया था, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि m1 की कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास वो लेस देन होगी m1 की ओरिजिनल वेलोसिटी से, लेस देन द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ m1। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो रेशो m1 ओवर m1 प्लस m2 रेशो से जो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि m1 प्लस m2 ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है और ये एक्सप्रेशन के नीचे आ जाती है। तो हम नीचे वाली साइड पे आ जाती है। इस फिर एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इस वजह से फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड इन दी रेशो m1 ओवर m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपके पास अगर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ऐसी हेडिंग्स बनाकर लिखना है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मैं जो नोट्स पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं। आप अगर इसी तरह जिस तरह मैं आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ आप अगर इसी तरह एग्ज़ाम्स में लिख कर आएंगे तो एग्ज़ामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स में पॉइंट्स बना कर हर चीज़ को हाईलाइट करके लिखेंगे तो एग्ज़ाम पहली नज़र डालते ही आपके पेपर पे टिक लगा देगा। अगर आप लोग इस तरह मर्ज करके या इन क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं, रट्टा मारेंगे कि बस रट्टा मार लेते हैं जी समझते नहीं हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम्स में जाके फंस जाएंगे। यानी कि आप अगर इक्वेशंस को रट्टा मार के याद किया होगा तो फिर जो एक इक्वेशन से जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग एहतियात कीजिएगा कि एग्ज़ाम्स में आप लोग हेडिंग्स बनाकर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।